हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। सारे लोग फ्रेंड्स जल्दी से आ जाइए। एक बार फिर से हम लोग यूपी पीसीएस 2022 के मेंस की क्लास में आगे बढ़ते हैं। विभा भारती, नीलम मिश्रा, पंकज, वीरू चंदेल, कृष्ण कुमार, रामधनी, अफजल अंसारी, अश्मिता जायसवाल, कुमकुम, जितने भी लोग फ्रेंड्स क्लास में आ चुके हैं सब लोग एक बार लिंक को शेयर करिए और अपने सभी साथियों को जोड़िए। एक बार हम लोग नए सिरे से यूपी पीसीएस मेंस की क्लास में आगे चलते हैं। और हम लोगों की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने ओरिएंटेशन किया था। सेकंड क्लास में मैंने आपको पहले 3 साल का पेपर का एनालिसिस कराया यूपी पीसीएस के मेंस का, और उसके बाद मेंस की पढ़ाई हम लोग कैसे करते हैं, किस शेड्यूल में करेंगे, किस एंगल से करेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसके डायमेंशन क्या होंगे, उसके बारे में बताया। और फिर पहला टॉपिक प्रस्तावना की शुरुआत कर दी थी। तो प्रस्तावना के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में कुछ आपको मैंने बता दिया था, पूरा प्रारूप। उसके बाद उसके 1-2 आयाम को हम लोगों ने देख भी लिया था। आज हम लोगों को विस्तार से प्रस्तावना को कंप्लीट कर लेना है, उस पर आधारित क्वेश्चन भी करा लेना है। मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया है इस बात से किया कि जैसे ही कोई टॉपिक समाप्त होगा उस पर आए हुए महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों के लिए हम आपको क्लास में फॉर्मेटिंग कराएंगे। उसको आपको आंसर लिखना होगा। मॉडल आंसर आपको ऐप पे मिलेगा, जिससे आप एक सही आंसर के साथ अपनी आंसर को टैली कर पाएँ, अपनी कमियों को महसूस कर पाएँ और फिर से एक बेहतर उत्तर आप लोग लिख पाएँ। लेकिन पहला टॉपिक प्रस्तावना आज हम लोग डील कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये कल रात में सोचा कि अभी बहुत सारे बच्चे फ्रेशर होंगे। कल कुछ लोग यूट्यूब पर इस बात के लिए कमेंट कर रहे थे लाइव कि सर सुनने में तो सब अच्छा लगता है, समझ में भी आ जाता है, लेकिन डर इस बात का लगता है आखिर कलम चले कैसी। तो शुरुआत में तो आपको कुछ देर तक तो पीछे से साइकिल पकड़नी पड़ेगी, और जब साइकिल हमारी चढ़ने लगे तो पीछे से छोड़ दीजिएगा, शायद हम चलाना जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन पहली बार में अगर आप कहेंगे चलाओ हम दूर खड़े हैं तो चला नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं भी यही कोशिश करूंगा कि आज पहला टॉपिक है। आज मैं आपको 3 प्रश्नों को इसको कंप्लीट करने के पश्चात 3 प्रश्नों के आंसर केवल दिखाकर मैं समझाते हुए आपको आगे बढ़ूंगा। फिर उसके बाद आप इसके लिखिएगा, फिर ये आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आगे से फंडामेंटल राइट्स जब मैं कंप्लीट करूंगा तो उसको मैं पढ़ाने के पश्चात सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को केवल फॉर्मेटिंग कराऊंगा, और फॉर्मेटिंग कराने के बाद आपको लिखना स्टार्ट कर देना पड़ेगा, और लिखने के बाद उसका मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तो मैं आपको पढ़ाने के पश्चात जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों की मैं आंसर आपको क्लास में ही समझाते हुए बताऊंगा कैसे आंसर आगे बढ़ाना है हम लोगों को। संयोगिता शुक्ला जी कह रहे हैं सर आवाज सही नहीं आ रही है। नहीं, आवाज तो जानी चाहिए सही, आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं या अभी? चलिए फटाफट सब लोग जुड़ते रहिए और भी साथियों को क्लास में जोड़ते रहिए। हम लोग चलते हैं आगे। कल हम लोग क्लास कहां तक कर लिए थे एक बार देख लेते हैं हम लोग। कल आपको हम प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में बता रहे थे कि प्रस्तावना या उद्देशिका क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको मैंने समझा दिया था। फिर मैं प्रस्तावना की उपयोगिता में पहले आयाम को भी मैंने कंप्लीट कर दिया कि संविधान स्रोत का ये परिचय को बताती है, ये हमारे संविधान के स्रोत का परिचय का वर्णन करती है। दूसरा पॉइंट हमारा था कि यह भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति का भी परिचय करती है। इसी आयाम पर हम चल रहे थे और उस प्रकृति के अंतर्गत मैंने 5 सेगमेंट आपको बताए थे, और उस 5 सेगमेंट में से पहला सेगमेंट हम डील कर चुके थे शायद, लेकिन फिर से हम स्टार्टिंग से चलेंगे ताकि एक एक पॉइंट को डील करते हुए उपयोगिता हम लोग पहले समाप्त करेंगे, फिर अगले पॉइंट पे चलेंगे। चलिए, वॉइस क्लियर है? चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति का परिचय कैसे करती है देखते हैं एक बार फिर से। भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रकृति का परिचय। और इसमें कल कुछ मैंने महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए थे, और उसका पहला पॉइंट शायद मैंने आपको यही बताया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद
पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और मैंने कहा था कि आपके प्रत्येक बिंदु से यहां सवाल बन सकते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को लेकर के भी एक सवाल अलग से बन सकता है, प्रस्तावना को लेकर के, समाजवाद से भी बन सकता है, पंथ निरपेक्ष को से भी बन सकता है, लोकतंत्रात्मक से भी बन सकता है और गणराज्य से भी बन सकता है। और इन्हीं को कंपाइल करके सीधा प्रस्तावना के अंतर्गत हमारे संविधान की प्रकृति किस प्रकार से है उसका उल्लेख करने के लिए भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो आप किसी भी टॉपिक के विषय वस्तु को इस प्रकार से आपको समझना होगा, उसके अंतर्गत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना होगा, ताकि उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये समझ आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी कि हमारे पास इसके संबंध में जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान के अंतर्गत कौन सा मसाला इसके लिए निकालें। आप इस तरीके से कभी भी मेंस में आंसर राइटिंग नहीं करना है कि आप अपने अंदर एक समझ डेवलप करिए और एक समझ डेवलप करने के बाद अगर आप ये सोचते हैं हर प्रश्नों के उत्तर में यही पेश कर देना, नहीं। आपके अंदर जो संपूर्ण नॉलेज आए उसके बाद जो आपके सामने क्वेश्चन आए, क्वेश्चन के हिसाब से आपको तय करना है कि हमने जो कुछ भी प्रस्तावना के बारे में सीखा या हमने जो कुछ भी प्रस्तावना के माध्यम से अपने संविधान की प्रकृति को समझा है, उस संविधान की प्रकृति में हमारा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। क्या हमारी जो क्वेश्चन है या केवल पंथ निरपेक्षता की बात कर रहा है या समाजवाद की बात कर रहा है या दोनों की मिश्रण की बात कर रहा है या पूरी संपूर्ण प्रकृति को पूछ रहा है या उस पूरी प्रकृति में से सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर रहा है। जैसा प्रश्न का नेचर होगा वैसा ही आंसर लिखना है। पहली गलती आपसे क्या हो जाती है, नॉलेज पूरा आपको विस्तार में रहता है और विस्तार में होने के पश्चात आपको यह नहीं समझ पाते कि किस क्वेश्चन का आंसर किस एंगल में देना है। ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। समय के साथ साथ वो आपको धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी। उत्तर पनवार, सुनीता, लता सिंह और भी जितने साथी हमारे ऐप पर आ चुके हैं एडमिशन वाले, उनका भी बहुत स्वागत है और यूट्यूब के जितने साथी हैं उनका भी। चले आगे बढ़ते हैं। तो पहला बिंदु हमारा क्या था फ्रेंड्स, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमने क्या बताया, ऐसा कोई भी देश, देख कॉन्सेप्ट के रूप में। अब मीन्स में अगर आप ये सोचते हैं पूरी कॉपी में लिखी गई बातें हमारे दिमाग में एकदम रटी रहेंगी, ऐसा नहीं है। उसके सेंट्रल आइडिया को आपको समझना है, अपने शब्दों में इसको पिरो करके लिखना है। रट कर कितने उत्तर लिखेंगे आप? डेली आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, एक पेपर में 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन के अंतर्गत पता है आपको 10 क्वेश्चन 200 नंबर के हैं, इसका मतलब 2000। 10 क्वेश्चन 125 नंबर के हैं, इसका मतलब 1200 वर्ड। टोटल मिलाकर 3200 वर्ड आपको लिखने हैं, 3200 वर्ड से लिखने हैं। दिस इज पॉसिबल, यू कैन लर्न इट प्रॉपरली, लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड। आंसर है नो। इसको हम लाइन बाय लाइन रट नहीं कर सकते, वर्ड बाय वर्ड याद नहीं कर सकते, लेकिन इसके सेंट्रल आइडिया को समझ सकते हैं। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है उसका विषय वस्तु, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ सकते हैं और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर अपने शब्दों में पिरोकर उसको आपको लिखना है। इस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करना है। अब इसके लिए जैसे कि आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पर आंसर लिखना है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जब तक इसका मेन कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर रहेगा तो आप बार बार भूलेंगे सर ने क्या बताया था, हमने क्या याद किया। ऐसा नहीं सोचना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जैसे ही आपके सामने शब्द आए आपको तुरंत यह क्लियर होना चाहिए इसमें हमें बताया गया है। कुल मिलाकर इसमें संबंध यह है कि कोई भी जब देश है वह देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है या नहीं, किसी के अधीन तो नहीं है, उसका अपना कोई भी निर्णय अपने विवेक से है या किसी अन्य देश के प्रभाव से है, उसका निर्णय में किसी अन्य देशों का हस्तक्षेप तो नहीं है, यही मामला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का पहला कॉन्सेप्ट यह है ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो। ऐसे देश को क्या कहा जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहा जाएगा। लेकिन सवाल आता है कि आंतरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत या आंतरिक फैसलों के अंतर्गत कौन कौन से बिंदुओं को हमें मेंस में लिखना है, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए सर। तब आपको पता होना चाहिए सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, धार्मिक आधार पर कोई भी निर्णय देश के भीतर लेना है। यदि कोई देश किसी अन्य देश के प्रभाव के बिना, किसी अन्य देश के प्रभाव के बिना अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, इसका मतलब है कि वहां संप्रभुता है, वहां सोवरेनिटी है। अब देखिए आपके दिमाग में केवल 2 डायमेंशन है, आंतरिक और बाह्य फैसला। और आंतरिक फैसले के अंतर्गत आपके अंदर 4 डायमेंशन आ गए कि सामाजिक फैसले,
आर्थिक फैसले, राजनीतिक फैसले और धार्मिक फैसले। अब इसका और विस्तार कर दिया जाए कि सामाजिक मामलों में कैसे, कि भेदभाव की स्थिति कैसी होगी हमारे समाज के भीतर, जीवन स्तर का कैसा स्तर होगा, जीवन स्तर किस प्रकार से होगा लोगों का, लोगों को अवसर कैसे होंगे, किस प्रकार से उनको मौके अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। आर्थिक का मतलब यह हुआ जो देश के संसाधन हैं उन संसाधनों का वितरण किस प्रकार से होगा, आय के आधार पर लोगों को किस प्रकार से विशेषाधिकार का प्रावधान होगा, किस प्रकार से विशेषाधिकार का प्रावधान होगा। बात को समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये इनिशियल टाइम है, ये मेंस की आंसर राइटिंग आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक जड़ों से शाखाओं को निकालना चाहता हूं कि मेन पहले एक जड़ पकड़िए, जड़ से 2 शाखाओं को निकालिए, उन प्रत्येक शाखाओं से छोटी छोटी टहनियों को निकालिए और उन टहनियों से पत्तियों को निकालिए, तब आप कहेंगे कि अब मेंस का विस्तार हो चुका है। बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। दूसरा मुद्दा, राजनीतिक मुद्दे क्या होंगे, जितनी भी राजनीतिक शक्तियां होंगी उस राजनीतिक शक्तियों का संकेंद्रण रहेगा। संकेंद्रण का तात्पर्य यह हुआ उसका सेंट्रलाइजेशन होगा या उसका विस्तार, विकेंद्रीकरण होगा। विकेंद्रीकरण का मतलब यह हुआ लिबरलाइजेशन। उन शक्तियों का वितरण इस प्रकार से किया जाएगा ताकि उसकी पहुंच प्रत्येक व्यक्ति तक हो पाए, या उन सारी शक्तियों को एक जगह पे सेंट्रलाइज करके वहीं से प्रशासन किया जाएगा। राजनीतिक शक्तियों का किस प्रकार से हमारे देश में व्यवस्था होगी। धार्मिक आधार पर राज्य तटस्थ होगा कि राज्य उसका विरोध करेगा, कि राज्य उसमें सहयोग करेगा, कैसी व्यवस्था होगी। इन तमाम बिंदुओं के आधार पर अगर निर्णय लेने के लिए कोई देश अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है और किसी के अधीन नहीं है, इसका मतलब है कि वह सोवरेन कंट्री है, वह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। अब बाह फैसले के अंतर्गत क्या क्या मामले होंगे। अब बाह फैसले में आपने देखा कि बाह फैसले के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आएंगे। जैसे हमें अन्य देशों के साथ कैसे संबंध रखने हैं, किसके साथ कैसी विदेशी नीति बनानी है, हम अपने रक्षा के संबंध किस देश के साथ रखेंगे, हम अपने व्यापारिक संबंध किस देश के साथ रखेंगे, हमें किस देश के साथ युद्ध करना है, हमें किस देश के साथ कोई समझौता करना है, हमें किस देश के पक्ष पे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के स्तर पर या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमें मतदान कैसे करना है। अगर इन सभी निर्णयों के लेने के लिए अगर कोई देश किसी अन्य देश से प्रभावित नहीं है, किसी के हस्तक्षेप का शिकार नहीं है, बल्कि अपने प्रत्येक निर्णय लेने के लिए अपने आप में स्वतंत्र है, इसका मतलब ऐसा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। तो आपको मैंने पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया, जैसे ही आपके पास सोवरेनिटी आए, सोवरेनिटी पे कोई भी उत्तर लिखने के लिए आ जाए, आपके माइंड में 2 बातें सर ने बताया था, आंतरिक और बाह्य फैसले लेने की स्वतंत्रता। आंतरिक फैसलों में सर ने कहा था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। बाह्य फैसलों में सर ने कहा था युद्ध, संधि, समझौता, विदेशी नीति, व्यापारिक संबंध, ये संबंध हमारे विदेशी फैसले हैं। अब उस सामाजिक के भीतर भी सर ने तोड़ किया था सामाजिक आधार पर कौन कौन से फैसले। तब आपके दिमाग में यह फिगर होना चाहिए, भेदभाव, जीवन स्तर, अवसर की समानता। आर्थिक स्तर पर की बात की जाए, आय का आधार क्या होगा, लोगों में किस प्रकार से बंटवारा होगा। राजनीतिक स्तर पर की बात की जाएगी तो राजनीतिक स्तर का संकेंद्रण होगा या विकेंद्रीकरण होगा। धार्मिक स्तर पर राज्य तटस्थ होगा या उसका विरोध करेगा या उसका सहयोग करेगा। विदेशी नीति के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मतदान करने की स्थिति, देश के साथ किसके साथ समझौता या संधि होना है, किस देश के साथ हमें कैसे विदेशी नीति को बनाना है, कैसे रिलेशन रखना है, रक्षा के मामले कैसे होंगे, व्यापारिक मामले किससे होंगे, किसके साथ हमें युद्ध की घोषणा करनी है। इन सभी निर्णयों को यदि लेने के लिए कोई कंट्री बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, किसी के निर्णयों का प्रभाव नहीं है, इसका मतलब भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। जरा सोचिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने देश के भीतर इन सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक फैसले लेने के लिए अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, जापान किसी के प्रभाव में है या स्वतंत्र होकर लेते हैं। आंसर है स्वतंत्र होकर लेते हैं। हमें चाइना के साथ युद्ध छेड़ना है, रूस के साथ हमें रक्षा मामले को मजबूत करना है। सेंट्रल एशिया के देशों को 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर हमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना है। ये अमेरिका के प्रभाव में ले रहे हैं, ब्रिटेन के, रशिया के प्रभाव में ले रहे हैं, चाइना के,
या भारत स्वयं से ये निर्णय ले रहा है? शायद इसका आंसर होगा भारत स्वयं से ये निर्णय ले रहा है। अगर भारत स्वयं से ये निर्णय ले रहा है, इट मीन्स इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। सवाल 50 शब्दों में टिप्पणी आए तो केवल यहां तक समेट दीजिए। 100 शब्दों में आए इन शाखाओं में फैला दीजिए। 150 शब्दों में आए यहां तक फैला दीजिए। 200 शब्दों में आए पूरा फैला दीजिए। पहले केवल जड़ दिया, 2 टहनियां मिली, उसकी शाखाएं मिली, अंत में पत्तियां मिल गई। जिसको पेड़ चाहिए सिर्फ पेड़ दीजिएगा, 2 टहनियां चाहिए टहनियां बता दीजिएगा। पूरे संपूर्ण पेड़ का विवरण मांगता है तो पत्तियों सहित पकड़ा दीजिएगा। अब आपके हाथ में है कितना फैलाना चाहते हैं, कितना समेटना चाहते हैं। सारी कुंजी मैंने आपके हाथ में दे दी। अब कमेंट करके बताइए कि आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता पर, सोवरेनिटी पर आंसर लिखने के लिए सक्षम हो गए या नहीं। कोई भी सवाल है, केवल इसी एक शब्द पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सोवरेनिटी पर, इंडिया की संप्रभुता पर सवाल आ जाए, चाहे 100 शब्दों में आए, चाहे 50, चाहे 125, चाहे 200, आंसर लिखेंगे या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्लियर? आराम से। सर बीच बीच में वीडियो स्लो मोशन में हो जा रहा है। नहीं सुनीता जी, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बार ऐप पे चेक कर लीजिए, कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल टेक्निकल टीम लगातार वॉच कर रही है, ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर बाई द वे होगी तो टीम देख रही है। ठीक है सुनीता जी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एकदम क्लियर। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि अगर बाद में आप पॉइंट को नोट करते चलिएगा। जो मैं लिखाता चलूं इस तरीके से आप नोट करते चलिएगा। इसी का विस्तार जो देखना है, जो स्टडी मटेरियल आपको घर पे मिलेगा उसमें इसको विस्तार देखिएगा। मैंने पूरी जड़ें आपको पकड़ा दी, इसके सारे इसके हथियार और टूल्स आपको मैंने दे दिए। अब इस पे उत्तर कैसे लिखना है ये आप तय करेंगे। चलिए अब दूसरे शब्द को लेते हैं। दूसरा शब्द कौन सा है? चलिए दूसरा मुद्दा, संविधान के स्रोत का परिचय हो गया। भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के परिचय में हम लोग पहले पॉइंट को कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे समाजवाद पर। अगला पॉइंट समाजवाद, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म। अगर बात सोशलिज्म की जाए, समाजवाद की, तो समाजवाद जैसे ही आपके सामने आता है तो आपके माइंड में पहला शब्द कौन होता है? कौन सा शब्द आपके माइंड में तैरने लगता है? कार्ल मार्क्स तैरने लगते हैं। इसका मतलब समाजवाद जब हमारे सामने आता है तो सबसे पहले पश्चिमी विचारधारा के अंतर्गत कार्ल मार्क्स का समाजवाद हमारे सामने आता है। और इसका मतलब यह है कि कार्ल मार्क्स के समाजवाद के अलावा कोई और भी समाजवाद प्रचलित है हमारे देश के भीतर। पहली बात, समाजवाद का कॉन्सेप्ट क्या है? अपने अधिकारों की मांग, संपत्ति का विकेंद्रीकरण, प्रशासन की शक्तियां सभी लोगों तक। लेकिन इन्हीं अधिकारों की मांग के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देशों के अपने अपने तरीके हैं। जो कार्ल मार्क्स का समाजवाद था वह अपने अधिकारों की मांग करता था, अपने अधिकारों को प्राप्त करने की बात करता था, नागरिकों के अधिकारों को दिलाने की बात करता था। लेकिन उसका जो साधन था, जो उसका माध्यम था, वो हिंसा था, वायलेशन। वायलेशन के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग करना, नागरिकों तक पहुंचाना। लेकिन क्या भारत का भी जो अपने अधिकारों को दिलाने की बात है या अधिकारों को प्राप्त करने की बात है, उसका माध्यम हिंसा है? हिंसा के माध्यम से? तो आंसर है नो। हमने तो आजादी भी अपनी हिंसा पे नहीं प्राप्त की है, तो हम समाजवाद के तहत अपने अधिकारों को हिंसा के माध्यम से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसका मतलब हमारी प्रस्तावना में जो समाजवाद है वो कार्ल मार्क्स का समाजवाद नहीं। प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है तो हमारी प्रस्तावना का समाजवाद क्या कहता है? हमारी प्रस्तावना का समाजवाद यह कहता है, सर वीडियो रुक रहा है, जस्ट अ मिनट।
चलते भाई, प्रॉब्लम कहां से हुई थी बताइएगा, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। सुनीता जी ने सबसे पहले इस बात के लिए कमेंट किया था कि सर कुछ हमें स्लो मोशन जैसी प्रॉब्लम है। शायद सुनीता जी आप ठीक थी, प्रॉब्लम सबको नजर आई थोड़ा देर से, और चीजें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल परेशान नहीं हो, तनाव मत लिया करिए, बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए। टीम लगातार काम करती है, कोई तकनीकी समस्या आ गई बिल्कुल धैर्य के साथ उसका वेट करिए, चीजें सही होंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करें। अब शायद चीजें बेहतर हो गई हैं। पहले आप लोग थंबनेल करके बिल्कुल हमें परमिशन दीजिए कि सब कुछ बेहतर हो चुका है सर, आगे बढ़िए आप, और ये बताकर कहां से हम लोग गड़बड़ हुए सर, ताकि मैं वहीं से अपनी कहानी स्टार्ट करूं। अब ठीक है, प्रियंका शर्मा ने सबसे पहले कमेंट किया कि अब ठीक है सर, मैंने भी बताया था। नीलम भागेल, तो आपको भी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, आपने भी इसी बात को बताया था। सुनील यादव, ठीक है, सब कुछ क्लियर। सोशलिज्म से, अच्छा यहां से बात करनी है, ठीक है बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, समाजवाद को मैंने स्टार्ट किया था, और समाजवाद के अंतर्गत मैंने कहा था कि समाजवाद शब्द आपके सामने आते ही आपके दिमाग में सबसे बड़ा पहला जो पॉइंट आता है, जो आपके दिमाग में तैरना स्टार्ट करता है, जो आपके दिमाग में कौंधता है, वो पॉइंट है कार्ल मार्क्स का समाजवाद। समाजवाद क्या है? समाजवाद का तात्पर्य यह हुआ है कि जो भी देश की संपत्ति है उसका समाजीकरण, आय के संसाधनों का वितरण, सबको समान अवसर, सबको समान अपॉर्चुनिटी, सबके बीच आपस में समानता, सबका एक समान जीवन स्तर, और सभी लोगों को सारा उनका अधिकार। लेकिन इन अधिकारों को किस प्रकार से दिया जाए, इसमें विभिन्नता है। क्योंकि जो कार्ल मार्क्स का समाजवाद है वो साम्यवाद है, और वो साम्यवाद वाला जो समाजवाद होता है वो कहीं ना कहीं हिंसा के साधनों का प्रयोग करता है, हिंसा के माध्यम से अपने अधिकारों को प्राप्त करने की बात करता है। लेकिन हिंसा के माध्यम से अधिकारों की प्राप्त करने की बात को क्या भारत की प्रकृति इस प्रकार से है कि भारत अपने अधिकारों की मांग करने के लिए हिंसा को स्वीकृति प्रदान कर दे? तो मेरा आंसर है शायद नहीं। कि भारत की आजादी जब अहिंसा के बल पर हुई है, हमने अपने अंग्रेजों की गुलामियत से अपने आप को आजाद कराने के लिए हमने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया, तो क्या अपने अधिकारों को अपने देश की सरकार से प्राप्त करने के लिए हम उस हिंसा को अपना सकते हैं? तो शायद आंसर है नहीं, शायद आंसर है नो। हिंसा के माध्यम से हम अपनी आजादी को जब नहीं प्राप्त किए तो हम अपने अधिकारों की प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो लेकिन हमारी प्रस्तावना में समाजवाद है, तो हमारी इस प्रस्तावना में जो समाजवाद है वो अगर कार्ल मार्क्स का समाजवाद नहीं है तो किसका समाजवाद है? समाजवाद की दो धाराएं हैं। समाजवाद की बात की जाती है तो एक है कार्ल मार्क्स का समाजवाद, और एक है गांधी और नेहरू का समाजवाद। गांधी और नेहरू का समाजवाद। समाजवाद का मूल कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों में अंतर क्या मिल जाते हैं? अगर समाजवाद के मूल कॉन्सेप्ट की बात करें तो संपत्ति का समाजीकरण, संपत्ति का समाजीकरण, सभी वर्गों का कल्याण, सभी वर्गों का कल्याण, सबको समान अवसर, सबको समान अवसर, आय की असमानता को कम करना, आय की समानता को कम करना, अपने अधिकारों को प्राप्त करना, अधिकारों को प्राप्त करना, वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना, चाहे वंचित वर्ग है, वंचित है भाई, वंचित वर्गों को
मुख्य धारा में लाना, मुख्य धारा में लाना, यह समाजवाद का कॉन्सेप्ट है, ये इसके कीवर्ड है। इस कीवर्ड के माध्यम से आपकी पूरी आंसर राइटिंग समाजवाद पे आगे बढ़ेगी कि समाजवाद के अंतर्गत समाज संपत्ति का समाजीकरण होता है। क्या होता है संपत्ति का समाजीकरण? संपत्ति का समाजीकरण का तात्पर्य यह हुआ जो देश का संसाधन है, जो देश की संपदा है, वेल्थ है, उसका वितरण इस प्रकार से किया जाए ताकि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो पाए। लेयर नहीं होनी चाहिए, छन के वो नीचे तक जाना चाहिए। पानी का बहाव इस प्रकार से होना चाहिए कि केवल वो ऊपर ही ना रह जाए। जैसे पानी में कभी आप गांव में सुनते होंगे पहरा लगता है। पहरा लगता है क्या? इसलिए ताकि पानियों को रोककर मछलियों को फंसाया जाए। लेकिन पानियों को इस तरीके से ना रोका जाए कि आगे ही सारी मछलियां फंस जाए, पीछे तक लोगों को सिर्फ पानी मिले। पहरा इस प्रकार से होना चाहिए कि मछलियां अंतिम लोगों तक पहुंचे। जो विकास का स्तंभ होना चाहिए वो ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर होना चाहिए। जो विकास है वह किसी एक समान वर्ग तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वह विकास सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, किसी एक खास वर्ग तक नहीं होना चाहिए। यह है आपका संपत्ति का समाजीकरण। सभी वर्गों का कल्याण, अमीर हो गरीब हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, दलित हो पिछड़ा वर्ग हो, बूढ़ा हो जवान हो, सभी वर्गों का समाज में कल्याण होना चाहिए। सबके विकास की बात करनी चाहिए। साथ ही साथ सबको समान अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी समान हो। ऐसा नहीं हो कि आपको सिविल सेवा में जाने के लिए ज्यादा अवसर मिले, किसी व्यक्ति को उसमें जाने का अवसर ही नहीं मिले। अगर उसके पास अवसर कम है, लगाइए आरक्षण की व्यवस्था, उसको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास करिए। वहीं से आरक्षण का कॉन्सेप्ट मिलता है, इसी प्रस्तावना के समाजवाद से ही। आय की असमानता को कम करना, जो हमारे देश के भीतर जो अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, उसकी बीच की जो खाई बढ़ती जा रही है। जो हमारे देश में इसकी अरबपतियों की रिपोर्ट आती है, तो अरबपतियों की रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश का 70% धन केवल 10% लोगों के पास है, जबकि 30% धन पूरे 90% की जनता के पास है। ये क्या है? ये क्या बता रहा है? आय की असमानता कम हो रही है या बढ़ रही है? बढ़ रही है। जब हमारे देश के भीतर यदि आय की असमानता बढ़ रही है तो संसाधनों का संपत्तिकरण हो रहा, समाजीकरण हो रहा है, संपत्ति का समाजीकरण हो रहा है या उसका संकेंद्रण हो रहा है, उसका सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। आप कहेंगे सर ये तो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सारा पैसा केवल एक तबके के पास जा रहा है, जिसके पास जा रहा है इतना जा रहा है कि बैंकों में रखने के पैसे नहीं है, विदेशों में जाना पड़ा है काला धन रखने के लिए। और कुछ लोग, जब भुखमरी की रिपोर्ट आती है तो 10 बिलियन लोग 2 वक्त भरपेट भोजन की वजह से मर जाते हैं। ये कैसा समाजवाद है? इसका मतलब समाजवाद की संकल्पना में भी कमी है। वर्तमान स्थिति में भी आपको रिलेट भी इसे करना है। तीसरा पॉइंट, पहले इसके मतलब को समझिए, इसके मर्म को समझिए और इसके कीवर्ड को समझिए, जिसपे पूरी आंसर राइटिंग आपकी आगे बढ़ेगी। तब मैं अंतर बताऊंगा आपको। अपने अधिकारों को प्राप्त करना, जो भी अधिकार आपको देश के माध्यम से, नागरिक रूप से, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से जो अधिकार आपको मिलने चाहिए, वो अधिकार भी आपको राज्य देने का प्रयास करेगा। यह है समाजवाद। लेकिन इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है, कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है, वह किन साधनों का प्रयोग करता है? इन साधनों को प्राप्त करने के लिए वह हिंसा की बात करता है कि हिंसा भी करनी पड़े तो करो, लेकिन इन सारे साधनों को प्राप्त करो। आवश्यकता पड़े तो सरकार जैसे तंत्र को उखाड़ के फेंक दो, सरकार जैसी इकाई को समाप्त कर दो, लेकिन इसे मिले। लेकिन जो गांधी और नेहरू का समाजवाद है, यह सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर, सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर अहिंसात्मक तरीके से इन साधनों को प्राप्त करने की बात करता है। इन साधनों को प्राप्त करने की बात करता है। तो हम क्या कहेंगे? हमारे प्रस्तावना में जिस समाजवाद